जब मैं शुरू करूं तब से करूं। मित्रों, हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। आज मेरे साथ जुड़े हुए मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्रीगण, आदरणीय सांसदगण, विधायकगण, जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सभी सदस्यगण, हमारे कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, पुलिस अफसर्स, स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल एजुकेशन विभाग के हमारे अधिकारीगण, विकास खंड स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यगण, पंचायत और वार्ड स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यगण, प्रिय बहनों और भाइयों, नए साल की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नए साल में काम प्रारंभ देव दर्शन करके करता हूं। आज त्रंबकेश्वर से आ रहा हूं। यहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृष्टि के रचयिता, पालन करता और जिनमें सृष्टि लय हो जाती है, उनके दर्शन और पूजा अर्चन करके आया हूं। और समृद्ध विकसित मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का सामर्थ्य हमें दे, ये प्रार्थना की है। हम सब जानते हैं कि कोविड महामारी एक बार फिर से आ गई है। भगवान की कृपा रही है तो प्रार्थना की है, लेकिन मुकाबला हमें करना है। तीसरी लहर आ गई है। केस अब तेजी से बढ़ रहे हैं, देश में भी, दुनिया में भी, देश में भी और मध्य प्रदेश में भी। और इसलिए एक बार पूरी परिस्थितियां आपके सामने आ जाए, हमारी पंचायत और वार्ड स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सामने आ जाए, ये आवश्यक है। इसलिए एक प्रेजेंटेशन आपके सामने हमारे एसीएस श्री सुलेमान कर रहे हैं। वो प्रेजेंटेशन हम देखेंगे ताकि परिस्थितियों से हम अवगत रहें। इसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा और फिर किसी मित्र के सुझाव, सलाह या जिज्ञासा होगी तो उस पर भी हम बात करेंगे। नए साल की शुभकामनाएं देते हुए मैं एसीएस से कहता हूं कि वो प्रेजेंटेशन प्रारंभ करें। लगाएं सर। आज के प्रेजेंटेशन में हमने 4-5 मुद्दों को कवर किया है। कोविड की वर्तमान स्थिति क्या है, जो नया वेरिएंट आया उसकी स्थिति क्या है, कोविड वैक्सीनेशन में क्या हो रहा है, किशोर बालिकाओं का जो बालक बालिकाओं का वैक्सीनेशन होना है उसके संबंध में चर्चा है, कोविड की तीसरी लहर की तैयारियों के बारे में चर्चा है। सर आज जैसा आपने कहा कि हमारा देश में कोविड का ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है। पिछले 6 दिन में लगभग 3 गुना हो गए हैं। 9-10 हजार केस हुआ करते थे देश में, वो 27,000 पे पहुंच गए हैं। और हमारे जो 5-7 केस होते थे 1 महीने पहले, वो आज हमें 151 केस हमारे रिपोर्ट हो रहे हैं। एक्टिव केस भी 608 पे हमारे पहुंच गए हैं।
तो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ ट्रेंड है। अगर हम बाकी प्रदेशों में इसका आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में फिर से बहुत ज्यादा कोविड के केसेस हैं और महाराष्ट्र के बॉम्बे, पूना, थाने तीनों जिलों में बहुत ज्यादा कोविड के केसेस आ रहे हैं। 9,170 हो गए हैं। पश्चिम बंगाल जो पहले बहुत कम था वो पिछले एक हफ्ते में करीबन 8 गुना बढ़ गया है, 4,512 केस हैं। दिल्ली में बहुत तेजी से बढ़ावट आई है, 2,716, और केरल में अब केस थोड़ा कम हो रहे हैं क्योंकि वहां पहले बहुत ज्यादा केस हुआ करते थे। हमारे पड़ोसी राज्य सर गुजरात में भी 1,000 क्रॉस हो गए हैं। तो सब तरफ केस ये रोज आ रहे हैं, वो संख्या है जी सर, जो डेली केस आ रहे हैं सर। तो बहुत मतलब तेजी से केस बढ़ रहे हैं सर। ये स्लाइड में मैं टेस्टिंग का आंकड़ा और उसकी पॉजिटिविटी बताने की कोशिश करी है। हमको अपनी टेस्टिंग बढ़ानी है। अभी हम 62,000 लगभग टेस्ट कर रहे हैं, जिसका हमने 1 तारीख से 75,000 का टारगेट जिलों को दिया हुआ है। 0.24% की पॉजिटिविटी आने लगी है, जो लगभग 0.01% होती थी। और अगर हम उसका ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड, ये जरा ग्राफ ठीक से देख लीजिए। 21 नवंबर में केवल 25 केस थे, बढ़ते बढ़ते 28 नवंबर में 122 से लेके अब सीधे 26 दिसंबर के बाद जो ऊपर गए हैं, तो लगातार तेजी से ऊपर जा रहे हैं। 608 एक्टिव केस पहुंच गए, एक्टिव केस, और वीकली केस 544। सर ये बिल्कुल जैसे द्वितीय लहर में जिस तरह का ग्राफ डेवलप हुआ था, बिल्कुल उसी तरह का सेम सिचुएशन दिख रहा है ग्राफ का सर। और जैसे द्वितीय लहर में जो स्थिति थी केसेस की, कि पहले इंदौर से शुरुआत होती थी, फिर भोपाल उसके साथ लगता था, बिल्कुल वही ट्रेंड है। इंदौर में 313 केस आए हुए हैं एक सप्ताह में, और भोपाल में 116 हैं। जबलपुर, ग्वालियर, खरगोन उसके पीछे चल रहे हैं। तो जो ट्रेंड सेकेंड वेव के टाइम पे था, उसी तरह का ट्रेंड डेवलप हो रहा है। जो हम जीनोम सीक्वेंसिंग कराते हैं, उसमें अभी तक हमारे ओमिक्रॉन के खाली 11 केस मध्य प्रदेश में आए हैं। वो 11 के 11 ठीक भी हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे सैंपल हैं जो आदमी आते रहते हैं। अब हमने इंदौर में भी सैंपलिंग सर अपनी शुरू करा दी, और एम्स भोपाल को भी हमने पैसे दिए हैं कि वो भी हमारा काम शुरू कर देंगे। तो बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैंपलिंग हुई कि नहीं, क्योंकि ये तो पता चल ही जाता है कि पॉजिटिव है कि नहीं। तो वो पॉजिटिविटी हमारी लगातार बढ़ रही है। और अगर हम दुनिया में कंपेयर करके देखते हैं तो बिल्कुल लहर एकदम क्लियर है। अमेरिका में, ये आप दुनिया का ट्रेंड देख लीजिए। ये यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है जी सर। आप ऊपर सीधे ग्राफ जा रहा है, बता दीजिए। तीसरी लहर का ग्राफ सर, वहां दूसरी लहर में 2 लाख के आसपास केस आते थे। 2 लाख से एक दिन थोड़ा सा बढ़ा था। अभी अमेरिका में एक दिन में हाईएस्ट में 4.5 लाख केस हो चुके हैं। 7 डे एवरेज भी 3,52,000 केस पर डे का है। हर दिन 3,52,000 केस आ रहे हैं सर। यूके में बहुत ही भयानक तरीके से कोविड आया है सर। उनका जो सेकेंड वेव था, जिसको बहुत बड़ा मानते थे, उसमें 67,000 केस आए थे। अभी वो एक दिन 2 लाख भी क्रॉस कर चुके हैं। मतलब सेकेंड लहर से तीसरी लहर 3 गुना उनकी बड़ी थी। अभी भी 1,56,000 का एवरेज, उनका 7 दिन का एवरेज निकालने तो भी आ रहा है, और अभी भी बढ़ने वाला ट्रेंड है। इटली तो सर बिल्कुल वर्टिकली आगे बढ़ा है सर। उनके हाईएस्ट केस जब आए थे वो करीबन 30,000 के आसपास होते थे, अभी वो 92,000, और बिल्कुल एक हफ्ते में वर्टिकली ऊपर हो गया है। इसी तरह फ्रांस की सिचुएशन है, उसमें भी पहले केस 50,000 से ऊपर कभी नहीं आए थे, और अभी 1,57,000, और एक दिन वो भी लोग 2 लाख टच किए हैं। तो सभी विदेशों के परिणाम से ये पिक्चर हमको क्लियर है कि जो ओमिक्रॉन के बाद जो लहर आ रही है, वो बाकी केसेस से, नंबर ऑफ केसेस इसके बहुत ज्यादा आ रहे हैं यूरोप में और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में। साउथ अफ्रीका का उदाहरण ऐसा है कि जिसमें पीक आने के बाद अब ढलान आने लगा है। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि पीक बहुत तेजी से आएगी और फिर तेजी से नीचे भी जा सकती है, लेकिन केसेस की संख्या बहुत होगी। जो स्टडीज सर दुनिया भर की वो ये कहती हैं कि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन थोड़ा कम है। पहले के मुकाबले में हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस 50% कम है। उसकी वजह शायद खाली कोविड ना होके वैक्सीनेशन भी है, क्योंकि हमने लगभग 91% लोगों को सेकेंड डोज लगाई है। तो ये संभव है कि वैक्सीनेशन के कारण उनको सीरियस इलनेस ना हो और हॉस्पिटलाइजेशन की ट्रेंड कम हो। उससे ये बात तय है कि हमको अपनी अप्रोच में थोड़ा परिवर्तन ये करना होगा कि अस्पतालों के साथ साथ हमको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ केसेस को ध्यान में रखते हुए होम आइसोलेशन, कोविड केयर सेंटर और उसके साथ टेलीमेडिसिन की सुविधा देनी होगी। कोई भी आदमी अपने घर पे रहेगा तो वो फोन करके बार बार पूछता है, जानना चाहता है कि मेरे को कुछ करने की जरूरत तो नहीं है। तो हमको अपनी टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी को थोड़ा एडवांस करना पड़ेगा अगर हम बहुत हाई केस लोड को घरों में रोकना चाहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड।
ये सभी को पता है कि हमने वैक्सीनेशन में जिलों ने बहुत अच्छा काम किया। लगभग 95% को प्रथम डोज और 91.6% को हमने सेकंड डोज लगाया। वैसे जो हमने आज सर दिल्ली बात भी करी है कि हमारा ये 94 पॉइंट, हमारा तो आंकड़े के हिसाब से ये 100% हो गया है, क्योंकि हमारे 5 करोड़ 20 लाख लगना चाहिए थी, उससे हम ज्यादा लगा चुके हैं, 5 करोड़ 21 लाख। तो बट फिर भी जो उनके आंकड़ों के हिसाब से है, जो जिलेवार प्रथम डोज की स्थिति है, नेक्स्ट स्लाइड, उसमें बहुत सारे जिलों ने बहुत अच्छा काम किया। इंदौर, भोपाल, झाबुआ, आगरमालवा, सभी। कुछ जिलों में थोड़ा चैलेंज भी रहा, सीधी और भिंड और मंडला, जहां वो 90% टच नहीं कर पाए। अभी भी हमारा प्रयास रहना चाहिए कि अगर कुछ लोग बचे हुए हैं तो उनको वैक्सीनेशन का डोज लग जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन से सीरियस इलनेस नहीं होती, एकदम प्रमाणित बात है। ये जो जिनमें 90 से कम है, सीधी, भिंड, मंडला, पन्ना, श्योपुर, देवास, सागर और लगभग सिवनी तक, वो उस जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी कृपया करके ध्यान दे, हम थोड़ा सा और जोर लगाएं। मुझे लगता है कि 5-7% तो हम मान सकते हैं, लेकिन 10% लोग ना हो, ये बात गले में उतरती नहीं है। और इसलिए यहाँ और मेहनत करने की प्रथम डोज की भी जरूरत है, ये मेरा आग्रह है। आप जरूर ध्यान दें, क्योंकि एक बात तो तय है कि वैक्सीनेशन के बाद गंभीर जो असर होता है वो लगभग नहीं होता। इसका गवाह पूरी दुनिया है, इस पे ध्यान दें। नेक्स्ट है, ये द्वितीय डोज में भी यही स्थिति है। जिन जिलों में ऑब्वियसली पहला डोज कम है, वहां द्वितीय डोज भी कम है, और बाकी जगह तो सभी लोगों ने अपना उसमें भी बहुत अच्छा काम कर लिया, जिससे उनकी इम्यूनिटी डेवलप। लगभग वही जिले, सीधी, खरगोन, भिंड, अलीराजपुर, बड़वानी, छतरपुर, सागर, मंडला, देवास, अनूपपुर, राजगढ़, सिवनी, बैतूल, धार, श्योपुर, ग्वालियर और पन्ना, झाबुआ तक, ये सारे जिले कृपया करके ध्यान दे द्वितीय डोज पे भी। सर, अब कल से सर हमारा बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, 15 से 18 वर्ष के बच्चों का। कई बार ये बातें आती रहती हैं कि बच्चों में कोई वेव आएगी, हालांकि ऐसा कोई प्रमाणित हुआ नहीं कि बच्चों को कोई अलग से प्रभाव होगा। लेकिन अब बच्चों के वैक्सीनेशन को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सहमति दी है। निःशुल्क वैक्सीनेशन है ये भी, और इनमें 3 जनवरी से शुरू होना है 15 से 18 वर्ष के आयु समूह के लिए। अर्थ ये हो गया कि 2007 या उससे पहले जो भी जन्मा हो वो वैक्सीनेशन के लिए पात्र है। हमारे आकलन के अनुसार करीबन 48 लाख की आबादी है। मैं सभी जिलों को और सभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सम्मानीय सदस्यों को ये बात क्लियरली कहना चाहता हूं कि इसमें इनको कोवैक्सीन लगनी है। किसी भी हालत में 18 वर्ष से कम में कोई कोविशील्ड ना लगाए, क्योंकि वो वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित नहीं है कि कोविशील्ड उसको लग सकती है। तो ये गलती नहीं होना चाहिए। 15 से 18 में केवल कोवैक्सीन ही लगाना है, इसका हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसके सेशन प्लान हो गए हैं, जिसपे प्रायर रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, और सीधे सेशन साइट पे जाएं तो वहीं जाके भी रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीनेशन हो सकता है। जो जिलों से हमने अपेक्षा करी थी कि अब तक आपने अपने टीकाकरण दल के की ट्रेनिंग कर ली होगी, जिसमें उनको ये बताना था कि उनको स्कूल का आईडी भी चल जाएगा और कोई आईडी ना हो तो, और साथ में ये बताना था कि कोवैक्सीन लगानी है। कंफ्यूजन बचाने के लिए हमने निर्देश दिए हैं कि 15 से 18 वर्ष का वैक्सीनेशन केवल शासकीय केवल स्कूलों में होगा, चाहे वो निजी हो या शासकीय हो, और वहां केवल उन्हीं बच्चों का, मतलब वहां कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा, बड़े लोगों का वैक्सीनेशन वहां नहीं होगा। ये हमको इंश्योर करना है। और जो सेशन आपने प्लान किए हैं उसको हम लोग, ज्यादातर सेशन आप लोगों ने अपने पोर्टल पे डाल दिए हैं, और जो बना रहे हैं उनको भी डाल दें। बस ये भर ध्यान रखना है कि वहां कोई डुप्लीकेशन ना हो, खाली बच्चों के लिए हो और खाली कोवैक्सीन लगे। हमने डोजेस सबको अवेलेबल करा दिए हैं। हम कल उम्मीद कर रहे हैं कि कल हम 15 लाख लोगों का हमने जिलों को कहा है कि टारगेट करके चलें, कि कोशिश करें कि हम 15 लाख टच कर सकें। उस हिसाब से हमने 18 लाख से ज्यादा डोजेज अवेलेबल कराई है जिलों को, और क्षमता है जिलों में, जितना आप कर सकोगे, जितना जल्दी इसको कर सकते हैं उतना अच्छा होगा हमारे लिए। 3 जनवरी का लक्ष्य भी हमने, पीपीटी हटा लिया क्या हो गया? 3 जनवरी का 12 लाख का लक्ष्य हमने डोजेस के हिसाब से भी दिया हुआ है, लेकिन जिलों से जो मेरी जितने भी कलेक्टर से बातचीत है, मैंने उनको कहा है कि अपने को इससे आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, जितना हम अधिकतम कर सके, ताकि हमारी लीड होगी तो हमको उसी हिसाब से बाकी डोजेस मिल जाएंगी। और
जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि हम इसको 15 तारीख तक खत्म ही कर दें, इसको और लंबा चलाने की जरूरत नहीं, सबको पहली डोज तो हम 15 तारीख तक लगा दें। नेक्स्ट स्लाइड सर, जो हमारी तीसरी लहर की तैयारियों की समीक्षा में वो भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, चूंकि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के जिला स्तर के सभी लोग भी हैं, माननीय प्रभारी मंत्रीगण जुड़े हुए हैं, जिलों के प्रभारी अधिकारी जुड़े हुए हैं। ये वही चीजें हैं जिनको हर बार हम आपके ध्यान में लाते हैं। पहली बात होम आइसोलेशन की है। जैसा मैंने कहा, चूंकि केसेस बहुत ज्यादा होंगे और जो ट्रेंड है वो सीरियस केसेस का नहीं है, तो होम आइसोलेशन प्रायोरिटी होगी। तो बहुत ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में हमको रखने पड़ेंगे, तो उनकी मॉनिटरिंग का हमको सिस्टम वापस अपना एक्टिवेट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है उसको हम चालू करें। एसिम्प्टोमेटिक जो केसेस है उनको घर में रखें, जिनको घर में रखें उनको होम आइसोलेशन की किट दें। एक हमने वो ब्रोशर बनाया था कि होम आइसोलेशन में क्या सावधानियां रखना चाहिए, किट के साथ वो ब्रोशर उनको दें और साथ में टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था करें। टेली कंसल्टेशन के कई सारे मॉडल अवेलेबल हैं, अब हमारे खुद के भी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी हैं, जिनसे परामर्श कर सकते हैं, और कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से भी हम कोशिश करें कि जिसको भी होम आइसोलेशन में रखा है उससे, पिछली बार हम करते थे कि 2 बार बात होना चाहिए, अभी कम से कम 1 बार उससे हम बात कर सकें, ये व्यवस्था हम रखें। और ये व्यवस्था भी रखें कि जरूरत पड़ने पर अगर उसको शिफ्ट करना हो अस्पताल में तो एम्बुलेंस के माध्यम से शिफ्ट कर लें। ये पॉइंट एक्चुअली मैं और ज्यादा इंसिस्ट नहीं कर सकता, बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे नंबर ऑफ केसेस होम आइसोलेशन में बहुत ज्यादा होंगे। अगर हम टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था नहीं करा पाएंगे तो हमको दिक्कत होगी, ये हमको करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा जो व्यवस्था है वो कोविड केयर सेंटर की है। वो लोग जिनको हम एसिम्प्टोमेटिक या लो सिम्टम वाले मान रहे हैं लेकिन उनके घर में जगह नहीं है, तो उनको कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट करना होगा। हर जिले में अभी हमने एक कोविड केयर सेंटर चालू करने के लिए कहा है। कोविड केयर सेंटर चालू करने का मतलब वहां पे स्टाफ, डॉक्टर, दवाइयां, एम्बुलेंस और सबसे ज्यादा जरूरी साफ सफाई तथा भोजन की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि जो लोग वहां जाएं वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह सके। कोशिश करें कि अशासकीय संस्थाओं को कोविड केयर सेंटर के संचालन से जोड़ा जाए। कई जिलों में बहुत अच्छे प्रयोग इसके हुए हैं। और साथ में ये चिन्हांकित भी कर लें कि अगर हमको कोविड केयर सेंटर बढ़ाने पड़े तो विकास खंडों में हम कहाँ कर पाएंगे, ये हमको अगली व्यवस्था करनी होगी। उसके बाद जो मरीज जिनको इलाज की जरूरत पड़ेगी ही, ऐसे कुछ लोग जरूर होंगे, ये उसकी तैयारी कि हम 31,000 बिस्तर सरकारी संस्थाओं में करना चाह रहे हैं। लगभग 7,756 हमने लक्ष्य रखा है चिकित्सा शिक्षा का, स्वास्थ्य विभाग का 23,551 का। आपको जिला स्तर पे ये सुनिश्चित करना है, नेक्स्ट स्लाइड, कि हम ये देखें कि ये हमने जो कार्य योजना बनी है उसके अनुरूप अब सब बिस्तर अब तैयार हो जाएं, उसमें कोई इक्विपमेंट की कमी ना हो, ऑक्सीजन लाइन की कमी ना हो, वेंटिलेटर्स की कमी ना हो। जो उस कार्य योजना के अनुसार व्यवस्था है, अब वो समय आ गया है कि हम उसको जिलों पे बिल्कुल चालू हालत में तैयार करके रखें, ताकि एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे भी हम उसमें मरीजों को भर्ती कर सकें। तो हम उसको बिल्कुल फाइनल स्टेज पे लाना है। 204 पीएसए प्लांट स्वीकृत हुए हैं, हर जिले में कई संख्या में लगे हुए हैं। अभी भी कुछ प्लांट क्रियाशील नहीं हुए हैं, 188 क्रियाशील हुए हैं। ना केवल जो क्रियाशील नहीं हुए, जो क्रियाशील हुए उनको भी बार बार हमको चेक करते रहना पड़ेगा। ये चेक करना होगा कि मरीज के स्तर पे कितना ऑक्सीजन कितने लीटर में पहुंच पा रही है और उसकी प्योरिटी क्या है, उस पे भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमने लगभग 16,000 जिलों में वितरण किए हुए हैं। उनका भी ट्रायल रन बार बार करके देखते रहिए, ताकि जब मरीज को जरूरत हो तो वो चालू रह सके। हमने 48 जिला चिकित्सालयों में सीटी मशीन स्वीकृत करी है अब तक, उसमें से 29 क्रियाशील हो गई हैं। जो बाकी हैं उनको भी हमको 15 जनवरी तक क्रियाशील कराना है। 1-2 जगह कुछ बिजली के इशू हैं, कहीं सिविल के इशू हैं, 3 या 4 जगह मशीनें आनी हैं। कोशिश करें कि 15 दिन तक सारी सीटी मशीनें स्वीकृत हो जाएं। मुझे जिलों को ये भी बताना है कि जहां मेडिकल कॉलेज में मशीन नहीं कर पाए, वहां भी हमने जिला चिकित्सालयों में सीटी मशीन की व्यवस्था करी है, उसको यूज में लाना होगा हमको। साथ में हमने बहुत सारे परमानेंट डॉक्टर्स और नर्सेज की व्यवस्था करी है। 1,000 हमने रेगुलर डॉक्टर रिक्रूट किए हैं पिछले बार के मुकाबले में। 6,500 करीबन नर्सेज सेकेंड वेव के बाद हमने रेगुलर रिक्रूटमेंट से करी हैं। 1,623 ANM है, 1,188 पैरामेडिकल स्टाफ है। ये वो स्टाफ है जो रेगुलर रिक्रूटमेंट के थ्रू हमने जिलों में उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त आप ये देख सकते हैं कि हम और का अगर हमको कोई टेम्परेरी स्टाफ चाहिए तो आप बताएंगे तो हम उसकी स्वीकृति भी देंगे। नेक्स्ट स्लाइड। हमने सर अब तक हमारे जो ऑक्सीजन के टैंक होते थे वो केवल मेडिकल कॉलेजेस में होते थे सर। हमने अब 34 जिला चिकित्सालयों में भी 6 लीटर के 6 KL के छोटे टैंक
तैयारी करी है उसकी भी, उसमें से भी 12 लग गए हैं और बाकी वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन का काम है। तो हम जिला चिकित्सालयों में भी LMO लगाने जा रहे हैं, उसको भी आपको देखना होगा कि वो बन जाए। इसी तरह से मेडिकल कॉलेज की क्षमता 270 जो हमने सेकेंड वेव के टाइम पे बढ़ाई थी, उसमें और हम 105 की वृद्धि कर रहे हैं, जो अभी लगभग पूरा होने की स्थिति में है। हमने लगभग 30,000 ऑक्सीजन सिलेंडर डिफरेंट कैपेसिटी के जिलों को उपलब्ध कराए हुए हैं। ये इंश्योर करना है कलेक्टर्स को कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं ये प्राइवेट लोगों से एग्रीमेंट करके भरवाने का काम करते हैं, ASU से नॉर्मली भरे जाते हैं। पिछली बार भी हमने कहा था आप देख लें आपका एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं, और कोशिश करें कि 2 एग्रीमेंट कर लें ताकि एक वेंडर फेल भी हो तो दूसरे से अपन सिलेंडर भरवा सकें। जो निजी क्षेत्र में ASU जिलों में लगे हुए हैं, पिछली बार इसमें बहुत दिक्कत हुई थी। सबसे बड़ा ASU पीथमपुर में है जो 40 टन का था, जिसको हमको लगभग 1 महीना लग गया था चालू करने में। इस बार अपने पास समय है, उन लोगों से बातचीत कर लें। 132 KL की टोटल कैपेसिटी है ASUs की, वो अभी से हम तैयारी करके रख लें कि वो सब चालू हो गए हैं। उसमें कुछ मेंटेनेंस कराना है तो अभी करा लें, प्राइवेट सेक्टर से बातचीत करके हमको ये काम कराना होगा। शासकीय चिकित्सालयों में दवाएं और कंज्यूमेबल्स हमने कहा 1 महीने की व्यवस्था हमारी हो जाए, इसकी भी हमको पुष्टि करनी है। नेक्स्ट, इतना ही जितना शासकीय चिकित्सालय का काम जरूरी है उतना ही निजी चिकित्सालयों से व्यवस्था कराना भी जरूरी है। जो मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना पिछली बार बनाई थी उसको 31 मार्च तक बढ़ा गया है। अब हमको इस योजना में फिर से, जैसे पहले आपने अस्पतालों के अनुबंध किए थे, इस बार फिर से अस्पतालों के अनुबंध करने होंगे और उनको अनुबंध करके आपको सार्थक पोर्टल पे उनके बिस्तरों की संख्या दिखानी होगी। जो लोग योजना अंतर्गत अनुबंध ना भी कर रहे हैं और केवल कमर्शियल तरीके से कोविड का इलाज करना चाहते हो, उसमें भी कलेक्टर्स को हमने स्पष्ट रूप से बताया है कि उनको भी सार्थक पोर्टल पे लाना होगा। जो जब तक सार्थक पोर्टल के वो क्रेडेंशियल आप उनको अधिकृत ना करें तब तक वो कोविड का इलाज ना कर पाए, इस बात के हमको लीगल ऑर्डर भी जारी करने हैं। कलेक्टर्स को अपने स्तर पे व्यवस्था करनी होगी। ये इसलिए जरूरी है कि उस ऑर्डर के बाद हम इस बात की मॉनिटरिंग कर पाएंगे कि वो अतिरिक्त राशि तो नहीं ले रहे हैं। चूंकि निजी चिकित्सालयों में क्या चार्ज कर सकते हैं वो दरें यहाँ से पहले से निर्धारित की गई हैं और उच्च न्यायालय स्तर से भी उसकी मॉनिटरिंग होती है, तो हमको ये व्यवस्था भी करानी होगी। बार बार ये बात हम लोग कहते रहे हैं कि शासकीय और निजी चिकित्सालयों की ज्वाइंट प्लान बनाएं ताकि बिस्तरों की उपलब्धता ओवरऑल अवेलेबल रहे। कौन से प्राइवेट अस्पताल में, कौन से सरकारी हैं, हमारे पोर्टल पे दिखना चाहिए कि कितने बिस्तर उपलब्ध हैं और वहां रेट क्या है जिसपे वो अपना इलाज कराएंगे, ताकि जो आदमी अपनी इच्छा से जहां चाहे वो इलाज करा सके। हम ये टारगेट करना चाह रहे हैं जिलों के साथ मिलकर कि 25,000 बिस्तर कम से कम प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध हों। जिलावार आपके क्या लक्ष्य होंगे ये NHM अलग से भी आपको बताएंगे और हम आपसे लगातार इस पे बात भी करेंगे। बट प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देके हमको इस अभियान में अपने साथ रखना है। ये मैं सभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के माननीय जिला स्तरीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा। थैंक यू सर। मित्रों, आपने आज पूरी स्थिति प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखी है। हमने कोविड की पहली लहर का भी मुकाबला किया है। हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और दूसरी लहर से भी हम लड़े हैं। ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का ही परिणाम है कि 140 करोड़ टीके भारत में लग चुके हैं। अपने आप में अद्भुत है ये। और प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हम सब मिलके अब इस तीसरी लहर से मुकाबला करेंगे। और इसलिए पहली चीज, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज को पूरी ताकत से सक्रिय होना पड़ेगा, चाहे जिला स्तर की हो, चाहे विकासखंड स्तर की हो, चाहे पंचायत और वार्ड स्तर की हो। प्रभारी मंत्री और कलेक्टर मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि हमारे माननीय सांसदगण, विधायकगण, समाजसेवी, धर्मगुरुगण कोविड के क्षेत्र में पहले भी जिनने बहुत बेहतर काम किया, हम सबको जोड़ लें। कई तरह की संस्थाएं हमारी सहयोगी रही हैं। पतंजलि योग पीठ, गायत्री परिवार,
श्री श्री रविशंकर जी की संस्था, जन अभियान परिषद, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटते ही हैं। अन्य दलों के कार्यकर्ताओं से भी बात होनी चाहिए। बीजेपी के स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी दो पंचायत स्तर पर हैं, उनको भी सक्रिय करना चाहिए। संघ, सेवा भारती, हमको सबको जोड़ना है। रहवासी संघ शहरों में, व्यापारी संस्थाएं, व्यापारिक संगठन, लायंस क्लब, रोटरी क्लब जैसी संस्थाएं, अलग अलग जितने तरह की संस्थाएं, उनको जोड़ना होगा। हमको जुड़े हुए हैं, लेकिन और ताकत से हम इस लड़ाई में उन सबको जोड़ें। और जो अपेक्षाएं हैं, जो आग्रह है मेरा, सबको जोड़ के काम कराएं। अब ग्राम स्तरीय जो हमारी समितियां हैं, पंचायत स्तरीय और वार्ड स्तरीय, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खांसी, सर्दी, जुकाम, हल्का बुखार, इसको गंभीरता से ले। गांव में वही देख सकते, जैसे पिछली बार हम लोगों ने टीका लगवाए, सैंपल टेस्ट के लिए नहीं मिलते थे, उनको लगाया, या जो बीमार थे उनको निकाल के कोविड केयर सेंटर तक ले गए, या पंचायत भवन या स्कूल को ही हमने कोविड केयर सेंटर बना दिया। तो ये तो गांव में करना पड़ेगा हमको। और इसलिए ऐसे लक्षण सर्दी, खांसी, बुखार के अगर हैं तो तुरंत उनका आरटी-पीसीआर सैंपल टेस्ट होना चाहिए, सैंपल लिया जाना चाहिए। कोई छुपाए ना, ये नजर हमको रखनी पड़ेगी, क्योंकि छुपने से ही पिछली बार बड़ी विकट परिस्थितियां बन गई थी। इसलिए उनका सैंपल लेके उनका टेस्ट करवाने का काम करना है हमको, और टेस्ट के जो परिणाम हो उसके हिसाब से फिर इलाज की व्यवस्था होगी। गांव में भी होम आइसोलेशन अगर होता है, वार्ड में भी होम आइसोलेशन होता है, तो होम आइसोलेशन जिनका हम कर रहे हैं उन पर हमको नजर रखनी होगी कि सही में वो अकेले में है कि नहीं। सच में उनसे टेलीफोन करके पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा। उनके स्वास्थ्य के बारे में निरंतर जानकारी लेनी पड़ेगी हमको। तो ये काम वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी सुनिश्चित करेंगे। फिर कोविड के अनुकूल व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना पड़ेगा, मतलब मास्क, दूरी, अनावश्यक भीड़ नहीं, बड़े आयोजन को हतोत्साहित करना। अभी हमने प्रतिबंधित नहीं किया है, लेकिन व्यवहार से हम हतोत्साहित करें ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो, उसी से फैलता है। तो ये हमको गांव में भी कोशिश करनी है, वार्ड में भी कोशिश करनी है। और तीसरा काम सबका ही है वो, लेकिन ग्राम पंचायत में या वार्ड में 15 से लेकर 18 वर्ष की उम्र के हमारे बेटे बेटियों का युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन। अब टारगेट बना लो कि हम किसी भी 15 से लेकर 18 साल के उम्र के किशोर के बच्चों के बेटे बेटियों को हम वैक्सीनेशन कराकर ही चैन की सांस लेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी सुरक्षा है। फिर हमारी ब्लॉक स्तरीय जो कोविड क्राइसिस कमेटीज हैं, उनको दो चीजें तो सबको करनी है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन पूरे ब्लॉक में सुनिश्चित करवाना, 15 से लेकर 18 साल के बच्चों का भी। और अगर कहीं रह गए हैं पहले डोज और दूसरे डोज के लिए, तो खोज खोज को उनको भी लगवाना है। लेकिन उनको ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा अधिकारियों के साथ, एसडीएम के साथ मिलके समन्वय करके टेस्टिंग को बढ़ाना पड़ेगा। भी अभी टेस्ट में सैंपल नहीं देते लोग,
सैंपल नहीं देते तो पता नहीं चलता। आज 61,000 हुए हैं, ये बढ़ा के हमको 75,000 तक ले जाना है। 70 मैंने पहले बार बार कहा, क्योंकि इसी से पता चलेगा हमको। तो टेस्ट कैसे बढ़े इसकी चिंता करें, और ब्लॉक स्तर पे कोविड केयर सेंटर कहां बनाया जाए ये तय कर लें। अभी हड़बड़ी में नहीं बनाना है हमको, लेकिन बनाने की पूरी तैयारी कर दें और एक ब्लॉक में एक कोविड केयर सेंटर को हम क्रियाशील करें, क्योंकि सब अस्पताल है, इसकी जरूरत नहीं है। अभी तक एक बात लगभग पूरी दुनिया से आई है कि अभी बहुत गंभीर रूप से बीमार नहीं हो रहे लोग, जो वैक्सीनेशन हो गया ये उसका परिणाम है। और ये हर एक अस्पताल में भर्ती हो इसकी जरूरत नहीं है। हम कोविड केयर सेंटर पर रखने की व्यवस्था करें ताकि एकदम अस्पताल में भीड़ भी ना बढ़े, बोझ भी ना बढ़े, और बाकी अस्पताल में दूसरी बीमारियों का भी इलाज होता रहे। और ब्लॉक स्तर के अस्पताल की व्यवस्था देख लेना, एक कोविड केयर सेंटर की तैयारी और एक ब्लॉक स्तर पे जो हमारा अस्पताल है उसकी सारी व्यवस्थाएं आप चेक कर लीजिए, मिलके देख लीजिए, ताकि वो अस्पताल भी जरूरत पड़ने पर चाक चौबंद रहे। फिर जिला स्तरीय जो कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, उनको जो बाकी काम मैंने बताया वो तो उनको देखने ही है, उनको मैं दोहरा नहीं रहा। वो काम उनका ही है, एक जिले में टेस्टिंग को वो जरूर देखें। टेस्ट बढ़नी चाहिए साहब, तब पता चलेगा कि कितने पॉजिटिव आ रहे हैं। और दूसरे जिले में तो कोविड केयर सेंटर चालू करना ही है। सभी 52 जिलों में तत्काल एक कोविड केयर सेंटर आप प्रारंभ कर दीजिए, ताकि सामान्य लक्षण वाले पॉजिटिव पेशेंट्स को वहां जरूरत पड़ने पर भर्ती किया जा सके। और अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे जिला चिकित्सालय हो या आपके यहां मेडिकल कॉलेज हो या अन्य चिकित्सालय हो, उनकी व्यवस्थाओं को आपको देख लेना चाहिए, देखना ही है। तो प्रभारी मंत्री, कलेक्टर, सांसद, विधायक, समाजसेवी संस्थाएं और बाकी मित्र जो कोविड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज में जिलों में हैं, जरूरत पड़े कोई छूट गया तो और जोड़ लें, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। तो ये व्यवस्थाएं हमको तत्काल देखनी है। माननीय मंत्रीगण, कलेक्टर्स और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से कुछ निवेदन मैं और करना चाहता हूं। एक, जिले को जो आवंटित टेस्ट की संख्या है, सैंपल लेके टेस्ट करना है, उतने टेस्ट आपके जिले में होना ही चाहिए। टेस्ट करना ही सावधानी भी है और इसी में हमारी सुरक्षा भी है। अलग अलग जिलों के लक्ष्य तय है, जनसंख्या और तीव्रता, आकार, उसके हिसाब से। तो कृपया कर जनता को एजुकेट कीजिए और जनता से मेरी प्रार्थना भी कि टेस्ट करवाएं, सैंपल देने में कोई भी कोताही ना बरतें। फिर अंतर्राज्यीय आवागमन वाले स्थान जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इन पर भी टेस्टिंग और सैंपल लेने की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर जिलों में पूर्व से संचालित फीवर क्लिनिक, ये सब ध्यान से सुन लें। फीवर क्लिनिक चालू करने हैं, कई जगह चालू होंगे या नहीं है, तुरंत चालू करें। उसमें होगा कि सर्दी खांसी बुखार हुआ तो फीवर क्लिनिक बगल में ही है, वहां गए और तुरंत टेस्ट करवा लिया तो तत्काल पता चल जाएगा, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर पूरे जिले में खांसी सर्दी बुखार वाले तो टेस्ट होना ही चाहिए, वो अनदेखे ना रहें। फिर आप ये चिंता भी करें कि पॉजिटिव जो केसेस आ रहे हैं, अभी
602-3 हमारे यहाँ एक्टिव केस है और अभी 150 से ज्यादा पॉजिटिव केस रोज आने लगे। ये संख्या बढ़ेगी, जैसा ट्रेंड अभी आपने देखा दुनिया में, देश में बढ़ रहे हैं, बढ़ेगी हमारे यहाँ। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करना है। एक को परिवार में हो गया तो बाकी कर लेनी। डेल्टा जब आया था दूसरी लहर में तो पता चला कि नहीं करवाया तो पूरा का पूरा परिवार बीमार हो गया, गंभीर हो गया। इस बार ये लापरवाही किसी भी कीमत पे हम नहीं कर सकते। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग आप सुनिश्चित करवाएं ताकि एक को अगर हुआ है तो आसपास कौन है उनको तो संक्रमण नहीं फैला, इसकी जानकारी तत्काल मिल सके। जैसा अभी बताया गया, पॉजिटिव प्रकरण में हर केस को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर होम आइसोलेशन जगह हो तो एक ही कमरा में तो होम आइसोलेशन हो नहीं सकता। इसलिए अगर घर होम आइसोलेशन की व्यवस्था वाला है तो होम आइसोलेशन, और नहीं है तो फिर कोविड केयर सेंटर जैसी व्यवस्था में उनको ले जाना। सामान्य लक्षण है तो एकदम अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। फिर जिलों में यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि सैंपल टेस्ट करने के लिए जो निर्धारित लैब है उनको प्रेषित किए जाएं और 24 घंटे के भीतर जांच के परिणाम से अवगत कराया जाए। पिछली बार देर लग रही थी, ये 24 घंटे में करना है। इसकी निरंतर निगरानी और समीक्षा की जाए। शासकीय अस्पतालों में आईसीयू, एलयू, बिस्तर एक बार फिर से हम चेक कर लें। ऑक्सीजन सपोर्टेड सामान्य बिस्तर, ऑक्सीजन बेड, आइसोलेशन बिस्तर जिनमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बार हो सकता है कई को ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, हम तैयारी सब रखेंगे। इसके साथ दवाइयां, महीने भर की दवाई पूरी चाहिए हमारे पास, और जैसे ही कम होना शुरू हो महीने भर फिर दवाई की व्यवस्था कर लें। आप तत्काल खबर करें। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि फलानी गोली नहीं है, फलानी टैबलेट नहीं है, फलानी चीज नहीं है। दवाइयां, इंजेक्शन, जो आवश्यक चीजें वो महीने भर की हमारे पास चाहिए, कम से कम 1 महीने के लिए। वेंटिलेटर एक बार फिर चला के देख लें, बाईपैप, सीपैप, ऑक्सीजन की व्यवस्था, और जैसा भी बताया पीएसए प्लांट अभी 204 में से 188 चालू हालत में चल रहे हैं सक्रिय। तो जो चालू हालत में उनकी भी प्योरिटी बार बार मॉक ड्रिल हुई है, फिर से एक बार देख लें शुद्ध ऑक्सीजन उसमें से आ रही है कि नहीं आ रही है। और बाकी जो बचे हैं उनको जल्दी से जल्दी सक्रिय कर लें, क्योंकि 204 में से 188 मतलब 10 कितने 16 बचे हैं, तो उनको भी चालू कर लें। फिर कोविड उपचार योजना, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, कलेक्टर्स ध्यान से तत्काल प्रभारी मंत्रियों के निर्देशन में, वैसे तुरंत कलेक्टर्स को यह काम करना है कि जो हमारे प्राइवेट अस्पताल है जिनको हमने अनुबंधित किया था, उस अनुबंध में 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक अभी वृद्धि कर दी है। तो आप ये अनुबंध कर लें। और प्राइवेट अस्पताल में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के अंतर्गत उपचार होगा, जरूरत पड़ने पर निःशुल्क उपचार होगा, पैसे हम देंगे। तो वो सारे प्राइवेट अस्पतालों से अनुबंध हो जाए ताकि जरूरत पड़ने पे 31,000 बिस्तर हमारे पास अभी हैं शासकीय अस्पतालों में। हम कम से कम 25,000 दूसरे प्राइवेट अस्पताल के बिस्तर भी तैयार करके रखें। तो इसलिए ये जल्दी से जल्दी अनुबंध कर लिया जाए ताकि हम जनता को, गरीबों को, मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहनों को निःशुल्क
इलाज सुनिश्चित कर पाए। फिर हमने बहुत अच्छा काम किया था, कोविड के कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को जिलों में बनाया था, उसको तुरंत चालू कर लिया जाए। अब उसके माध्यम तो बहुत उपयोगी है। कोविड केयर सेंटर और होम आइसोलेशन में जो उपचार प्राप्त कर रहे कोविड के पॉजिटिव रोगी हैं, उनकी टेली कंसल्टेशन के द्वारा सतत निगरानी की व्यवस्था की थी, वो फिर से करनी है। अब घर है, फोन तो जा नहीं, या तो वो फोन करेगा, हमको रोज फोन करना है। अभी एक फोन की बात हुई है, उनको हम गाइड कर सकें, बता सकें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अगर जरूरत है उपचार की तो फिर उनको अस्पतालों में फिर तत्काल रेफर करने की व्यवस्था है। ये कोविड कंट्रोल और कमांड सेंटर जिलों के देखेंगे। होम आइसोलेशन में फोन, दवाई के किट की व्यवस्था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका पर्चा छपवाया जा सकता है, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। वो वहीं छपेगा, डिसेंट्रलाइज बना के दिया हुआ है, बना के दिया हुआ है। तो हम गाइड तो कर पाए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और जरूरत होने पर वहां से रेफर हम कर सकते हैं। फिर कोविड कमांड और कंट्रोल सेंटर्स पर जिलों में उपलब्ध आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन बिस्तर, आईसीयू बेड, एचडीयू बेड, पीआईसीयू बिस्तरों की उपलब्धता व रिक्ति की भी मॉनिटरिंग की जाए। कितने बेड उपलब्ध है, उनमें से कितने खाली हैं, इसकी सतत मॉनिटरिंग जरूरी है, ताकि स्थिति और वो जनता को पता रहे किस अस्पताल में कितने बिस्तर खाली हैं। लोगों को अफरा तफरी की स्थिति में नहीं आने देना है। तो इसलिए कलेक्टर सुनिश्चित कर लें कंट्रोल और कमांड सेंटर के काम जो हमने किए वो फिर से ठीक से तत्काल शुरू हो जाएं। फिर होम आइसोलेशन में ज्यादा लोग हो सकते हैं, इसलिए मोबाइल मेडिकल यूनिट और रैपिड रिस्पांस टीम को सक्रिय किया जाए। मोबाइल मेडिकल यूनिट जाएगी जरूरत पड़ने पे घर पे, और जरूरत पड़ने पर रैपिड रिस्पांस टीम तत्काल अस्पताल पहुंचाने का काम करेगी। अब ऐसे रोगी जो होम आइसोलेशन में हैं, उनको मोबाइल मेडिकल यूनिट और रैपिड रिस्पांस टीम और फीवर क्लिनिक के माध्यम से होम आइसोलेशन के किट देंगे, जिसमें निर्धारित दवाइयां होगी। आपको ध्यान होगा पिछली बार ये किट बांटने से बड़ा फायदा हुआ था हमको, लोगों को किट मिल गया, दवाई खाना शुरू कर दी सर्दी जुकाम में ही, तो कई लोग बच गए, गंभीर होने से बच गए थे। तो ये मेडिकल किट देनी है तो इनको देनी है, ये रोज पूछताछ होगी, जरूरत पड़ी तो शिफ्ट करेंगे। फिर एक चीज और ध्यान देंगे, विशेषकर कलेक्टर, भारत शासन का पोर्टल है S3, उस पर समस्त वांछित जानकारी समय सीमा में प्रतिदिन अपडेट किया जाना चाहिए, नोट कर लें। S3 पोर्टल पर रोज अपडेट करना ही है वांछित जानकारी। फिर हर जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के साथ मिलके कितने शासकीय अस्पताल में बिस्तर है और कितने प्राइवेट में बिस्तर है, इसको एक साथ एकीकृत कर लें, क्योंकि बिस्तरों की उपलब्धता की जानकारी भी हमको सार्थक पोर्टल जो हमारा है, सार्थक पोर्टल के 3B फॉर्म को जिलों में भरना सुनिश्चित करें और जानकारी अपडेट करें। आप आज से समझ गए होंगे प्राइवेट और सरकारी और प्राइवेट मिलकर कितने बिस्तर हैं, ताकि प्राइवेट के बिस्तर भी तैयार रहे। और कोई भी प्राइवेट, ये बात आई गई कि अगर उसको कोविड का उपचार करना तो निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा, तो पहले से आप देख लें। फिर एक बात और गंभीरता से, अभी से पूरी गंभीरता के साथ करें, उपचार के लिए निजी चिकित्सालयों का
ऑथराइजेशन धारा 144, धारा 144 किया जाए और यह सुनिश्चित कर लें रेट कैपिंग। रेट की कैपिंग इसलिए जरूरी है कि मनमानी कीमत लोग ना वसूल पाए। सरकार ने रेट्स तय किए, वो जो तय रेट हैं उसी पर इलाज सुनिश्चित किया जाना है। तो रेट कैपिंग जो सरकार द्वारा निर्धारित दर है उस पर इलाज। मतलब ऑक्सीजन की उपलब्धता, अगर वो इलाज कर रहे तो ऑक्सीजन होना चाहिए उन अस्पतालों में, ये सुनिश्चित करवा लें। और ट्रेंड उनका नर्सिंग और डॉक्टर्स का स्टाफ चाहिए और साफ सफाई और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था चाहिए। तो इसको पूरी गंभीरता के साथ करवाएं। ये बहुत जरूरी नहीं, पिछली बार ऐसा आया था कि पेशेंट भर्ती कर लिए, ऑक्सीजन है ही नहीं और बाद में फिर सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि 1 घंटे की बची, आधा घंटे की बची। वो अफरा तफरी नहीं मचना है। इससे पहले सुनिश्चित कर लें किसी भी स्थिति में ऑक्सीजन की कमी ना हो। और इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, पीएसए प्लांट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, मेडिकल गैस पाइपलाइन की व्यवस्था, इसको सुनिश्चित कर लें। यह सबसे जरूरी आवश्यकता है। दूसरी लहर में हमने देखा है, फिर जहां जहां जिन जिलों में आपको प्रशिक्षित मानव संसाधन चाहिए, लोग चाहिए, स्टाफ चाहिए, उनकी अस्थायी रूप से नियुक्ति का आकलन करके तत्काल आप यहां भेज दें ताकि वो भर्ती की जा सके। लोग चाहिए, आखिर हमको प्रशिक्षित लोग चाहिए, तो इसको भी हमको तत्काल प्रेषित करना पड़ेगा और उसको तत्काल करना पड़ेगा। फिर कोविड-19 के निदान हेतु आवश्यक पैथोलॉजी जांच की उपलब्धता जिलों में आप सुनिश्चित कर लें और सिटी स्कैन की उपलब्धता सुनिश्चित कर, तो ये बहुत जरूरी हमने देखा उस समय। संभावित आवश्यकता के अनुसार संभावित कोविड रोगियों की जांच की जाए। अब हमारी 29 जिलों में सिटी स्कैन मशीन क्रियाशील है, बाकी के प्रयास हो रहे हैं। इसलिए इस पहलू पर भी आपको ध्यान देना होगा। इस समय इससे जिम्मेदारी का काम और कोई नहीं है, क्योंकि हम संकट के मुहाने पे खड़े हैं। और इसके साथ जो जरूरी चीज है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, कल से 3 जनवरी से देखिए, मैं आप सबको बधाई देता हूं, मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, जिला के प्रशासन, कलेक्टर सहित, कमिश्नर सहित, वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश ने बहुत शानदार काम किया है। 94.8% अपना फर्स्ट डोज हो गया, लगभग 95, और लगभग 92 हमारा दूसरा डोज होने वाला है। और उसी के कारण हमें विश्वास है कि बहुत गंभीर मामले कम आएंगे, ऐसा लगता है। अभी तैयारी हम सब रखेंगे, लेकिन अब 15 से लेकर 18 साल के बच्चों की कल से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। हम क्यों देर लगाएं सब? युद्ध स्तर पे करना है अपन को। अपन तो एक दिन में 28, 29 लाख कर चुके हैं। कोवैक्सीन लगना है, वैक्सीन मिलती जाए और हम पात्र बेटा बेटियों को लगाते जाएं। काहे के लिए हम 20 दिन और 15 दिन का इंतजार करें? जितने जल्दी मिले उतने जल्दी लगा के अपने बच्चों को भी सुरक्षित कर लें। अपन 60 साल से ऊपर के जो
विभिन्न बीमारियों से ग्रसित भाई बहनें और हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको भी लगेगा। अभी आपको बताया है कि ये विद्यालयों में केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिन्होंने अपने अपने केंद्र तय कर लिए होंगे। मेरा क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से निवेदन है, कल सारे सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष जो यहां बैठे हुए हैं, हमारे समाज सेवी, स्वयंसेवी भाई बहन अलग अलग सेंटर्स पे जाएं और बच्चों को भी अपील करें। सोशल मीडिया के माध्यम से करें, मीडिया के माध्यम से करें, वीडियो अपलोड करें, धर्मगुरुओं की अपील करवाएं, प्रभावी लोगों की अपील जाए, आपकी अपील सोशल मीडिया पे जाए कि तुरंत ये वैक्सीन लगवाइए। माहौल बनेगा तो बहुत तेजी से ये वैक्सीनेशन हो जाएगा। कल मैं, आप, हम सब किसी न किसी वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं, विधायकगण पूरे क्षेत्र में भी घूम सकते हैं, क्या दिक्कत है? बच्चों से मुलाकात ही होगी। बाकी साथी भी, हमारे जिलाध्यक्ष और बाकी साथी भी निकले, बिल्कुल कार्यकर्ता भी निकले। पंचायत स्तर की जो कोविड क्राइसिस कमेटी घर घर से निकाल के स्कूल के सेंटर पे लाए और लगवाए, इसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से भी अपील करना चाहता हूं, संक्रमण रोकने का एक ही तरीका है, आपस में संपर्क कम किया जाए। हम आर्थिक गतिविधियां नहीं रोक रहे हैं, गरीब की रोजी रोटी जाती है, व्यापार बिजनेस जाता है, हम वो चलने देंगे, लेकिन साथ में लोगों की जिंदगी भी खतरे में ना पड़े, ये कोशिश भी हमको करनी है। और इसलिए मास्क जरूर लगाएं, सब भीड़ भरे आयोजन ना हो, यथासंभव दूरी बनाए रखें, हाथ साफ करते रहें और वैक्सीनेशन करवाइए, ही उपाय है और कोई उपाय नहीं। हम बहुत जल्दी कोरोना के प्रोटोकॉल को भूल गए। अब अभी भी मैं निकल के देखता हूं तो कई लोग बिना मास्क के ही, तो मैं जनता से भी अपील करता हूं, इस समय मास्क अनिवार्य है, अपने लिए, अपनों के लिए, जिंदगी के लिए। और ये फेस मास्क जरूर पहने, उसको जिंदगी में दिनचर्या का अंग बना लें अभी तो, क्योंकि मास्क नहीं पहनना सामाजिक अपराध है। अपने आप को नहीं, हम दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हैं। और इसलिए जो बाकी चीजें हैं, दूरी और बाकी जो मैंने बताई, लेकिन मास्क तो लगाए रखें। दुकानों पे भी पहले हमने किया है, गोले बनाए दुकानों पे, एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक की थोड़ी दूरी रहे, वो भी मास्क लगाए, उनको टोकें, दुकानदार भी मास्क लगाए। मास्क नहीं तो सामान नहीं, मास्क नहीं तो बात नहीं, हमने कई तरह की चीजें, अभियान पहले चलाए, उसको हम कर सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग हमने काढ़ा वगैरह का पहले भी काफी किया है। अब उसके बारे में मैं आवश्यक रूप से नहीं कह रहा, लेकिन इन चीजों का इम्यूनिटी बढ़ाने में उपयोग होता है। व्यायाम, प्राणायाम ये बड़ा जरूरी है। हम इससे बिल्कुल बच सकते हैं, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के, उसकी कोशिश करते रहना चाहिए। शरीर में पानी की कमी ना हो। बाकी सब चीजें मैं नहीं कह रहा, नहीं तो आप कहोगे कि डॉक्टर भी बन गए क्या, लेकिन कई चीजें हम पहले करते रहे। नमकीन, नींबू पानी, छाछ, सूप, नारियल, इसका प्रयोग भी बेहतर होता है। और इसलिए जो आवश्यक चीजें हैं उनको हम लगातार करते रहें। अब फिर से फिर से मध्य प्रदेश थमने नहीं देना है, काम भी करेंगे और कोविड से भी लड़ेंगे।
मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश ने एक अलग मॉडल जन भागीदारी का बनाया है जिसको पूरे देश ने सराहा है, लेकिन वो आपके कारण हुआ है, केवल आपके कारण। इसलिए आप सबसे मेरी अपील है कि उस भागीदारी की, जन भागीदारी के मॉडल को फिर से क्रियाशील करके हम लड़ें और जीतें। जीतेंगे, जीतना ही है। अब अगर किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई जानकारी लेना हो, कोई जिज्ञासा हो, तो संक्षेप में हम उसकी चर्चा करेंगे। एक बार फिर आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ मिलकर हम कोरोना की तीसरी लहर को घातक नहीं होने देंगे, अपनी जनता की जिंदगी बचाएंगे, सुरक्षित निकाल के ले जाएंगे। धन्यवाद।